प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। सुप्रीम कोर्ट में मामला टेकअप हो चुका है। आज दूसरी समाअत हुई है। 11:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक समाअत होती रही। अहम तरीन जो निकात हैं इलेक्शन में ताखीर के हवाले से वो अदालत के सामने रख दिए गए हैं। अटॉर्नी जनरल साहब ने फंड्स की कमी का मामला, सिक्योरिटी के इशूज़ उठाए हैं। अली जफर साहब ने अपने दलाइल दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे दलाइल हैं जो अदालत के अंदर नहीं दिए जा रहे, बाहर सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। तो इस पर बात करते हैं कि सूरत हाल किस तरफ को जा रही है। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। फवाद साहब, एक तो आज अदालत में जमाल खान मंदुखैल साहब ने कह दिया ना, यह हमारा अंदरूनी मामला है 4-3 वाला, आप इसको छोड़ें, आप जरा केस के ऊपर आ जाएं। लेकिन अब से कुछ देर पहले मरियम साहबा फिर ट्वीट कर रही हैं, वो ये कह रही हैं कि इलेक्शन का फैसला करने से पहले इस बात का फैसला होगा कि 4-3 को 3-2 में क्यों बदला गया, इसके पीछे मकासद क्या थे और इसमें कौन कौन शामिल थे। क्या इस अहम तरीन नुक्ते का अहाता किए बगैर जोर जबरदस्ती से कानून के खिलाफ फैसले को कालीन के नीचे छुपाकर कोई भी फैसला काबिल कबूल होगा? अब आपको क्या लगता है, ये एक लीगल इशू है, ये कोर्ट के अंदर आज डिसाइड हो गया, जब चीफ जस्टिस ने भी कह दिया कि ये तो इख्तलाफी नोट था, लेकिन बाहर जो सियासी रहनुमा हैं उनके नजदीक ये इशू अभी बाकी है? नून लीग और मरियम नवाज तो कोई ऐसा नया काम नहीं कर रहे जो इससे पहले उन्होंने नहीं किया। 1995 से जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की, वो इस बात की गवाह है कि किस तरह से नून लीग ने अदलिया को तकसीम करने, कमज़ोर करने और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए इक़दाम किए। सुप्रीम वाहिद पार्टी है जिसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, वाहिद पार्टी है जिसने चीफ जस्टिस को काम करने से रोका, वाहिद पार्टी है जिसने जजों को फ़ोन करके मजबूर किया कि आप हमारे सियासी मुखालिफों को सज़ा सुनाएंगे। अब आके आज भी मरियम नवाज वही कर रही हैं जो पहले कर रहे थे। फ़र्क सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ये एहसास है कि उन्होंने कतई तौर के ऊपर ये नहीं करना कि अपने इदारे को ही ख़त्म कर दे अपने इख्तलाफात में। और आज जो जस्टिस मंदुखैल साहब ने जब ये फुल बेंच की इस्तदा आज हुई है अटॉर्नी जनरल की तरफ से, लेकिन उसे चीफ जस्टिस साहब ने भी और जस्टिस मंदुखैल साहब ने दोनों ने इसको मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये जो प्रोसीडिंग्स हैं इनका पिछली प्रोसीडिंग से बड़ा कम ताल्लुक है, लिहाजा इस बात का फैसला होना है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का दिया गया शेड्यूल क्या इलेक्शन कमीशन बदल सकता है या नहीं बदल सकता, और यही एक कानूनी नुक्ता है जिसके ऊपर सारी बहस इस वक्त मरकूज है। अच्छा फवाद साहब, एक और मसला भी ज़ाहिर अदालत के पेश नज़र है और मंदुखैल साहब ने इसकी तरफ इशारा भी किया। उन्होंने कहा कि हम एक फैसला दे देते हैं, फिर कल को ये कहना शुरू हो जाता है कोई इदारा के जी ये तो मुमकिन ही नहीं है। यानी अदालत ने ऐसा फैसला देना है जो काबिल अमल भी हो, उस पर अमल दरामद मुमकिन हो। तो आपके ख्याल में क्या तमाम स्टेक होल्डर्स अदालत के अंदर पेश होकर अगर ये यकीन दहानी कराएंगे कि हम ये इलेक्शन कराएंगे तो फिर ही बात आगे बढ़ेगी, वरना फैसला आ भी गया और अमल दरामद फिर ना हुआ तो फिर हल कैसे निकलेगा? 1803 में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका है उसमें मालबरी वर्सेस मेडिसन का एक बहुत बड़ा केस जो है वो आया, और मालबरी वर्सेस मेडिसन वो केस है जिसपे ये सारा जो हमारा जुडिशल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है वो जन्म लिया जिसने। और जस्टिस मार्शल ने वो तारीखी बिल्फाज ये कहे जब अटॉर्नी जनरल ने उनको कहा कि अगर आप फैसला कर भी देंगे तो हुकूमत इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करेगी, और जस्टिस मार्शल ने कहा कि ये इन फैसलों के ऊपर अमल दरामद कराना अमेरिका के अवाम की जिम्मेदारी है और ये अवाम फैसला करेंगे कि उन्होंने ये फैसला अमल दरामद कराना है या नहीं कराना, मेरा काम फैसला देना है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी मेरी यही तवक्को है कि वो आइन की राह के ऊपर नाक की सेध में चलेंगे। फैसला के ऊपर अमल दरामद कराना जो है अगर वो नहीं कोई करेगा तो पाकिस्तान के अवाम की जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कराएं, और अगर पाकिस्तान के अवाम नाकाम होते हैं तो वो हों पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को अपने फ़राइज़ आइन के मुताबिक सर अंजाम देने से। फवाद साहब, आज एक आर्गूमेंट जो है वो अटॉर्नी जनरल की तरफ से सामने आया, क्योंकि सारी डिबेट ये हो रही है कि इलेक्शन कमीशन तारीख जो है वो बदल सकता है, दे सकता है, अगली तारीखें नहीं दे सकता। तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक प्रेसिडेंट मौजूद है कि 2008 में जब बेनज़ीर साहिबा की शहादत हुई थी तो उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ने खुद तारीख दी थी और उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया था। आपके ख्याल में ये एक प्रेसिडेंट है तो क्या इसको दोबारा भी तो इलेक्शन कमीशन अपना नहीं सकते?
नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बात पूछी है अटॉर्नी जनरल से कि आप हमें बताएं कि थ्रेशोल्ड क्या है, यानी स्टैंडर्ड क्या है, मयार क्या है कि इलेक्शन कमीशन जो तारीख है वो आगे करे, या हम ये कहें कि इलेक्शन नहीं हो सकते, तो आखिर इसका मयार क्या है। उन्होंने कहा कि आप देखें कि बेनज़ीर भुट्टो की जब शहादत हुई थी तो इलेक्शन कमीशन ने ये रिपोर्ट किया कि सिंध के अंदर उनके तमाम ऑफिस जला दिए गए हैं, रिकॉर्ड जो है वो जला दिया गया है, और उसके बावजूद सिर्फ 40 दिन इलेक्शन जो है वो आगे गए। तो अभी यहाँ पे कोई ऐसी अर्जेंसी सिचुएशन नहीं है, तो हम कैसे इलेक्शन रोक सकते हैं, ये इस पस मंज़र में ये बात है। अच्छा फवाद साहब, यकूम मार्च को जस्टिस मंसूर साहब ने एक पंचायती आइडिया की बात की थी, उन्होंने कहा कि पंचायती सोल्यूशन भी है। उस वक्त आपने भी और अली जफर साहब ने भी उसकी मुखालफत की थी और कहा था कि नहीं, आप कानून और आइन के मुताबिक चलें, 90 दिन में इलेक्शन होंगे, इसके अलावा कोई और हल ही नहीं है, वरना फिर पार्लियामेंट में इसकी कानून साजी करना पड़ेगी। अब इसके बाद आपने भी बात की, जब वज़ीर आज़म ने कहा कि मिल बैठ के बात करें, आपने कहा टाइम बताएं, वक्त बताएं, जगह बताएं, हम आ जाएंगे, हम इस पर बात करेंगे। क्या इसका इम्कान अब ख़त्म हो चुका है या अभी भी बाकी है कि आप मिल बैठे और मिलकर कोई हल निकाल लें? आज जो शहबाज शरीफ ने तकरीर की है उसके बाद तो चांसेस काफ़ी कम होते जा रहे हैं, और यूँ लगता है कि वो चाह रहे हैं कि बातचीत ना हो, क्योंकि देखिए बातचीत तो होनी है कि इलेक्शंस जो हैं वो कैसे हो सके। इलेक्शंस के ऊपर शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी को यकीन है कि उनको कैंडिडेट्स भी नहीं मिलेंगे, वोट तो अब बड़े दूर की बात है, लिहाजा वो इलेक्शन करवाने के बिल्कुल हक में नहीं है, और इमरान खान से उनकी जान जा रही है, लिहाजा ये इलेक्शन तो नहीं करवाना चाहते, तो फिर इलेक्शन नहीं करवाने तो फिर बातचीत क्या होगी। सही है। अच्छा फवाद साहब, आज एक तो आपने वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर का हवाला दिया, इसके अलावा अभी कुछ ज़राए से खबरें ये भी आ रही हैं कि हुकूमत इस बात पे गौर कर रही है कि फौरी तौर पर कानून साजी की जाए और उसमें दो इश्यूज़ का एड्रेस किया जाए। एक तो ये कि चीफ जस्टिस का जो आज खुद नोटिस का इख्तियार है वो तनहा इस्तेमाल ना कर सकें, और दूसरा ये कि बेंच की तश्कील का जो तरीक़ाकार है उसको भी तब्दील कर दिया जाए। अगर फौरी तौर पर यह कानून साजी होती है तो इसके असरात आप क्या देखते हैं? अच्छा, कानून साजी की ज़रूरत तो है, और चीफ जस्टिस से मुतल्लिक, अदलिया से मुतल्लिक कवानीन में तब्दीली होने की ज़रूरत है, लेकिन मसला ये है कि अगर आप ये बदनीति से करें और आपकी नीयत सिर्फ ये हो कि आप चीफ जस्टिस को अंडरमाइन करें, सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड करें, तो उसको फिर और तरह से लिया जाएगा। और अगर इसको एक बहस, प्रॉपर बहस के बाद इंक्लूसिव पार्लियामेंट जिसको अवाम का एतमाद हासिल हो वो लेके आए, तो उसका फिर और इम्प्रेशन होगा। मौजूदा का जो इस वक्त पार्लियामेंट है वो तो डमी पार्लियामेंट है, कोई उसको नहीं मानता, ना उसकी फैसला साजी का हक जो है तस्लीम किया जाता है, क्योंकि इसमें तो शहबाज शरीफ अकेले बैठे हुए हैं, अपोजिशन ही नहीं है। तो जब जेन्युइन अपोजिशन नहीं है तो किस तरह से इस फैसले को जो है वो लिया जाएगा। सो मेरी नज़र में ये जो मामला है उसके ऊपर असर-ए-नो गौर करने की ज़रूरत होगी जब पार्लियामेंट नहीं आएगी। और अभी ये मैं हुकूमत से कहूँगा कि वो सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन करने की कोशिशें छोड़ दें और सुप्रीम कोर्ट को अपना आज़ादाना तौर पे अपने फैसले करना। अच्छा फवाद साहब, 2 दिन पहले मरीम नवाज ने एक स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसलिए फौरी तौर पर इलेक्शन चाहती है और सितंबर के बाद नहीं ले जाना चाहती क्योंकि उस वक्त तक चीफ जस्टिस तब्दील हो चुके होंगे। इसका कोई तनाजुर आपके ज़हन में है इलेक्शंस के फौरी इनेकात? देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का क्या रोल होना है इलेक्शनों में, और या उन्होंने इलेक्शन तो नहीं करवाने। इलेक्शन तो हमने तो हमजा शहबाज के अंदर भी इलेक्शन लड़े हैं। हमने तो ये तो ऐसे ही एक मरियम नवाज का बहाना है कि वो अदलिया को अंडरमाइन करना चाह रही हैं, और इस वक्त उनका ख्याल है कि वो जस्टिस बंदियाल के ऊपर तनकीद करके या सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पे तनकीद करके उनको लगता है कि हम इस तरह से मैं अंडरमाइन कर सकूँगी सुप्रीम कोर्ट को। मेरा ये ख्याल है कि उनकी बात गलत है और वो ये नहीं कर सकेंगे। फवाद साहब, एक और सवाल उठ रहा है, लेकिन हो सकता है कि जो फैसला 1-2 दिन में आना है सुप्रीम कोर्ट से उसमें ये एड्रेस ना हो सके कि अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होते तो जो निगरान हुकूमतें हैं उनकी मुद्दत क्या खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगी 90 रोज से, या क्या होगा? क्योंकि कुछ लोगों ने यह भी राय दी कि शायद पहले वाली हुकूमतें बहाल हो जाएं। आपके ख्याल में इसका क्या हल है? देखिए, जो चौधरी एतजाज अहसन साहब का तो मानना है कि ये निगरान हुकूमत एक दिन भी आगे नहीं चल सकती जी, लेकिन पिछली हुकूमत तो बहाल होना मुश्किल है। लेकिन इसका मतलब ये होगा कि अगर ये रहता है तो फिर नया प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा निगरान हुकूमत की, नई निगरान हुकूमत के क़याम के लिए, और अभी तक इस सिलसिले में कोई वाज़ेह लेजिस्लेशन मौजूद नहीं है। लेकिन इन हुकूमतों का आगे जाना तो बहरहाल मुश्किल है।
फवाद साहब, आज वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर का भी आप हवाला दे रहे थे, आज उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो ऑडियोज़ आई हैं उसका फॉरेंसिक कराया जाए, मुतालबा उन्होंने किया है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? कुछ माजी की जज की ऑडियोज़ भी हैं, वो मलिक क़य्यूम साहब की जो ऑडियो थी वो तो एक जजमेंट का भी हिस्सा बाद में बन गई थी, तो आप इसको कैसे देखते हैं? मेरा तो ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब एक सेल्फ डिफीटेस्ट आर्गूमेंट के ऊपर है। अगर ये सारा वीडियोज़ और ऑडियोज़ के झगड़े में आए तो फिर तो शहबाज शरीफ को सज़ा हो जाएगी, 5-7 साल वो तो उनको सज़ा हो जाएगी अगर ये हुआ। क्योंकि अगर ये चले तो फिर ये तो नहीं होना कि शुरू तो फिर मलिक क़य्यूम साहब की वीडियो ऑडियो से ही करना पड़ना है ना। तो अगर वहाँ से फोरेंसिक हुआ और ये हुआ तो फिर शहबाज तो अनफॉर्चुनेटली वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहेंगे और उनको जेल जाना पड़ेगा। अच्छा फवाद साहब, एक दो सवालात मैं आपसे बस और करना चाहता हूँ। एक इशू जो है वो ह्यूमन राइट्स का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और आप समझते हैं कि इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं पाकिस्तान में पिछले साल से लेकर अब तक। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि अज़हर मिशवानी का स्टेटस कुछ मालूम हो पाया है 4-5 दिन गुजरने के बाद कि वो कहाँ हैं, किसकी तहवील में है, क्या मुकदमा दर्ज हुआ है? 5 दिन हो गए हैं और अभी तक किसी को मालूम नहीं कि वो कहाँ पे हैं। सिर्फ 2 रिपोर्टर जो है तलत हुसैन ने और हसन अयूब ने ये कहा है, अपनी ट्वीट्स की हैं कि वो कस्टडी में है। अब ये मुकदमा भी दर्ज है ग्रीन टाउन थाने में, उन्होंने भी नहीं बुलाया, इन्हें पूछा नहीं, कोई तफ्तीश इस मामले में नहीं हुई है और कोई इदारा जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं है। तो ये इस वक्त मामला चल रहा है जो ज़ाहिर है बहुत ही संगीन है। अज़हर के साथ एक शाहिद हुसैन को उठाया गया था जो ब्रिटिश नेशनल थे, उनको माफ़ी मांग के छोड़ा गया है, लेकिन अज़हर चूँकि पाकिस्तानी है सो पाकिस्तानियों की पाकिस्तान के अंदर कोई हैसियत औकात नहीं है। और हमारी रियासत ने ये फ़ैसला किया हुआ है कि पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनको कोई हम हक़ नहीं देने को तैयार, और उनकी जितनी तज़लील हो सके वो अगर हो जाए तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि उनकी कोई आवाज़ ही नहीं है। तो अज़हर मिशवानी और उन जैसे कई और नौजवान जो कि एक आइडियलिस्ट हैं, वो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, उनको अपने इस ख्वाब की सज़ा मिल रही है। फवाद साहब, आपके फ़रीक़े मुखालिफ का ये ख्याल है कि वो अगर जंग हार रहे हैं सियासी तो वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हार रहे हैं, और सोशल मीडिया जो है वो एक बड़ा मेजर डिफरेंस है आपके और उनके दरमियान। अज़हर मिशवानी जो है वो कितना बड़ा ग्रुप हेड करते हैं पीटीआई का, और क्या कोई ऐसा पेड ग्रुप मौजूद है कि जिसको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से बाकायदा तनख्वाहें अदा होती हैं और उसको वो चला रहे हैं, अज़हर मिशवानी चला रहे हैं या कोई और चला रहा है? क्योंकि बहरहाल हमारे पास कुछ ऐसी खबरें हैं कि ये जो है वो इन्हीं बुनियादों पर अज़हर मिशवानी या बाकी लोगों को उठाया जा रहा है कि ताकि सोशल मीडिया वाला मामला उसको कंट्रोल किया जा सके। देखिए अज़हर ये वो लोग बातें करते हैं जिनको अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया की समझ नहीं है, और उनको ये लगता है कि आप कुछ भी बना सकते हैं अपनी मर्जी से। ये यानी बेसिकली वो कहते हैं ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये क्रिएट किया गया है। सो अनफॉर्चुनेटली वो लोग जिनको ये समझ नहीं है उनको समझाना भी बड़ा मुश्किल है सोशल मीडिया कैसे काम करता है। और इसमें 1-1.5 करोड़ लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर हैं। हमारे यहाँ हर आदमी के पास मोबाइल फ़ोन है, 16 करोड़ पाकिस्तान में मोबाइल है। कोई भी पार्टी, कोई भी जो शख्स है, कोई भी इदारा जो है वो ये अहलियत ही नहीं रखता कि वो अपनी मर्ज़ी से अवाम जिसके ख़िलाफ़ हो वो अपनी मर्ज़ी से कोई बयानिया नैरेटिव सोशल मीडिया पे बना सके। अज़हर मिशवानी का यकीनन एक किरदार होगा एक फोकल पर्सन की हैसियत से पिच करने में मामला, लेकिन इतना वो अहमियत का हामिल हरगिज़ भी नहीं है कि आप समझें कि सारा सोशल मीडिया के ऊपर वो एक पूरी चीज़ बना सकते हैं, कर सकते हैं। ये इंडिपेंडेंट लोग ये काम करते हैं। फवाद साहब, ये जो आपने इंसानी हुकूक के मामले के हवाले से एक नई कैंपेन शुरू की है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में मामले को उठाया जाए, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को उठाएं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्या वाकई आपको लगता है कि जो मौजूदा हुकूमत के लोग हैं, वज़रा हैं, उनके खिलाफ पाबंदियाँ लग सकती हैं, या बस आप अपनी वॉइस रेज करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल। इसका प्रेसिडेंट है नरेंद्र मोदी को गुजरात के रॉयट्स के बाद जो है वो ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था अमेरिका में, और उनको वीज़ा नहीं दिए गए। सो इंशाल्लाह हम जो कैंपेन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने शुरू की है, जिसमें पंजाब की कैबिनेट और आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को
हम कह रहे हैं कि इनको पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर किया जाए। या आप देखेंगे आइंदा इंशाल्लाह 8-10 दिनों में आपको ये कैंपेन बहुत बड़ी होती नज़र आएगी और पूरी दुनिया में ये लोग जो हैं ये इनके सफरी पाबंदियाँ इनके ऊपर आएगी। अच्छा फवाद साहब, ये आपने राना सनाउल्लाह के हवाले से कानूनी चाराजोई करने का आप मुतालबा किया था कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने जो है वो सियासी बात किया, मैंने किसी के सियासी वजूद की बात किया, मैंने किसी को कत्ल करने या खुदा न खासा ख़त्म करने की बात नहीं की। देखिए बात यह है कि इसकी तो फिर तहकीकात चाहिए ना। राना सनाउल्लाह के बयान को जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया है, जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट किया है, उसमें तो ये एलिमेंट नहीं है। वो आएंगे तफ्तीश में अपनी जो है वो अपना बयान दें और उसके मुताबिक आगे चलेंगे। सही है सर। राना सनाउल्लाह ये भी कह रहे हैं फवाद साहब के पाकिस्तान का जो आइन है वो ये कहता है कि मुल्क में इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, वो आइन से ये बात लाए हैं और वो कह रहे हैं कि तमाम असम्बलियों के इलेक्शन जो है वो एक वक्त में होने चाहिए, निगरान सेटअप के अंडर होने चाहिए। तो ये वाला आर्गूमेंट, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि कुछ आर्गूमेंट अदालत के अंदर नहीं आ रहे, अदालत के बाहर आ रहे हैं, तो अदालत के अंदर वाले आर्गूमेंट तो आज सारा दिन आपने सुने, इसका आप क्या जवाब देते हैं? राना सनाउल्लाह का जो है वो आइन से उतना ही ताल्लुक है जितना मुफ्ती मुनीमुर रहमान साहब का साइंस है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इनको जो है वो क्या आइन के ऊपर इनकी राय को क्या अहमियत देनी चाहिए। आइन के अंदर अगर ये बात लिखी होती तो फिर तो सूबाई खुद मुख्तारी का प्रिंसिपल ही ख़त्म हो जाता। जो सारा डिबेट है वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की है और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का एक अहम हिस्सा है कि सूबे जब असम्बली टूटेगी तो अपना इलेक्शन उनका 90 दिनों में होगा, और अगर ये नहीं होगा तो फिर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। राना सनाउल्लाह साहब को पाकिस्तान के आइन का कुछ पता नहीं है, उन्हें इस पर राय भी नहीं देनी चाहिए। सही है। फवाद साहब, सिर्फ आखिर में मुझे ये बता दीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट से एक फ़ैसला आता है और इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर सेट असाइड हो जाता है, उसके बाद भी आपको इलेक्शन के इनकाद पे कोई बादल खतरात के कोई छाए दिखाई देते हैं, या आपको लगता है कि इसके बाद कोई हल नहीं है? पाकिस्तान में सिर्फ दो ऑप्शन हैं, या आप इलेक्शन कराएंगे या मार्शल लॉ लगा दें। आइन के होते हुए और कोई ऑप्शन नहीं है। आइन के होते हुए आइन पर अमल होना है और पाकिस्तान के लोग ये अमल कराएंगे। फवाद चौधरी साहब, जाते जाते ऑन लाइटर नोट, आपने कल परवेज़ इलाही साहब को मसाला हांडी का मसाला करार दे दिया, उस पर काफ़ी मीम्स बनी, तो आपका क्या मतलब था कहने का? नहीं, वो देखिए, वो मैं ये कह रहा था कि हर पार्टी की जो है ना वो एक हांडी होती है पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में सारे मसाले चाहिए होते हैं। वो कह रहे थे वो परवेज़ इलाही साहब मूवमेंट में आगे नहीं है, तो मैंने कहा मूवमेंट में आगे नहीं है लेकिन आपको पावर पॉलिटिक्स के लोग भी चाहिए, और इसलिए वो उनका एक अपना अहमियत है पार्टी। सही है। चलिए, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, आज की समात के हवाले से भी और कुछ कानूनी राय भी उन्होंने दी है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से उन्होंने कैंपेन शुरू करने का ऐलान किया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इन तमाम चीज़ों पर बातचीत हुई है। फवाद चौधरी साहब से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत ने कानून साजी कर दी है। इसके ये जो हमारे सामने मुसव्वदा आया है, इसका ये ज़रा देख लीजिए, मैं स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ। इसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है वो 3 रुकनी कमेटी बनाएगी, यानी कोई भी बेंच जो सुप्रीम कोर्ट का बनेगा वो 3 रुकनी कमेटी के जरिए बनेगा। 3 रुकनी कमेटी जो है वो जो कमेटी है वो 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल होगी। आज खुद नोटिस का फैसला भी यही कमेटी करेगी और आज खुद नोटिस पर 30 दिन में अपील हो सकेगी। अब इसके मुकाबले में अगर आप देखें तो आइन का आर्टिकल 191 है, वो कहता है कि दस्तूर और कानून के ताबे अदालत उज़्मा अदालत के मामूल और तरीक़ेकार को मुंज़बित करने के लिए कवायद वज़ा कर सकेगी। इससे ये तासुर मिलता है कि ये तो अदालत के करने का खुद का काम है, यानी कैसे अदालत को चलाना है, कैसे बेंच बनाने, इसके लिए कवायद और ज़वाबित अदालत उज़्मा ने खुद वज़ा करने हैं, जो कि आइन का आर्टिकल 191 उसको इख्तियार देता है। इससे ये तासुर मिलता है। अब ये जो कानून साजी हुकूमत ने की है, क्या इसको स्ट्राइक डाउन तो नहीं कर दिया जाएगा, ये खदशा भी मौजूद है। तो इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। जहांगीर खान जदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया जहांगीर खान जदून साहब, खुशामदीद। बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर आइन व कानून, आपको भी खुशामदीद सर। आलिया हमजा
हमजा हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। जदून साहब, सबसे पहले आप ही कहिए, आपकी राय क्या है, क्योंकि दोनों चीज़ें मैंने आपके सामने रखी। ये जो नई कानून साजी का मुसवदा भी हमारे सामने आ गया, दूसरा आइन का आर्टिकल 191 भी है, और इस 191 के तहत ही ये जो कानून साजी भी हुई है। तो क्या अदालत का ये अपना इख्तियार नहीं है कि उसने कैसे बेंच बनाना है और वो खुद अपने लिए कवायद व ज़वाबित तय करे, या कानून साजी हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, इसका थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि जब से चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब आए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो छोटी छोटी बातों पे वो सू मोटो नोटिस लेते थे जी। तो उसको कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है। तो इसमें मुख्तलिफ राय थी उस वक्त, जो भी एग्रीड पार्टी थी या कंसेंसस था बाहर का भी, कि इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर होना चाहिए। वैसे भी डिस्क्रिशन जहाँ भी अप्लाई होती है तो उसको स्ट्रक्चर होना चाहिए, मेरिट पे डिस्क्रिशन एक्सरसाइज होनी चाहिए। ये नहीं कि एक आदमी की मर्जी जो मर्जी करता रहे। मिसाल के तौर पर अतीका ओडो का जो है आपने सू मोटो ले लिया, सुप्रीम कोर्ट का यही काम रह जाता है कि आप एक पर्सनल शख्स के खिलाफ एक सू मोटो नोटिस। अब इस सू मोटो नोटिस की पावर को बाज़ औक़ात, ये नहीं कि हर वक्त, बाज़ औक़ात बड़ा मिस यूज़ किया जाता है। नहीं, लेकिन आगे जदून साहब जब ये हो रहा था उस वक्त तो नून लीग की हुकूमत थी। नहीं, मैं पार्टी किसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन आज जो है ये खुद पिछली हियरिंग में आपको याद होगा चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि हमने ये दूसरा है जो खुद नोटिस नहीं ले रहे। मैं आपको आगे बताता हूं, खुद नहीं लेते। अब देखें सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या सिचुएशन बन चुकी है। क्या अब कल जो जजमेंट आई है उनकी 2 मेंबर की, वो कहते हैं 4-3 की, उन्होंने क्या कहा है, उनका आप इंपीरियलिस्टिक सुप्रीम कोर्ट बना रहे हैं। इसके पास तो एब्सोल्यूट पावर जो है वो आप दे रहे हैं, खुद जज अंदर से कह रहे हैं। ये देखें ना, आप एक तो डिवीजन होती है ना बाहर की, आप में जो मर्जी कहते रहे, लेकिन आपके अंदर से जितनी हेस्ट में ये आया है, कानून साजी हुई है, आज बना मुसवदा, कल मंसूर अली शाह साहब ने तजवीज़ दी, आज कानून मुसवदा तैयार हुआ, आप डिस्कशन कर काबीना ने पास किया, असेंबली में चला गया, ये उस पे इसके तनाजुर में देखें, उस पर आप डिस्कशन कर सकते हैं कि इस पर डिबेट होनी चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर नहीं होनी चाहिए, या जल्दी में हुआ है। इधर तो ऐसी ऐसी मिसालें कि 1-1 घंटे में कई लॉ पास हो जाते हैं, और इसके ऐसी ऐसी मिसालें जिस पार्टी की भी गवर्नमेंट में, हम नॉट पार्टिकुलरली पॉइंटिंग आउट एनी पॉलिटिकल पार्टी, इसमें ऐसा होता है कि 70-70, 80-80 आर्डिनेंस भी बन जाते हैं, और बंदा सोया होता है रात को तो 2 बजे आर्डिनेंस निकल आता है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये देखो कि डेमोक्रेसी में आप थोड़ा सा पार्टिसिपेटरी अप्रोच अडॉप्ट करें। अब इसका ज़रूरत तो थी, ठीक है, इस चीज़ की, ठीक है, आप इसकी वजह कि आप एक हाथ में, अब इसकी पीछे भी बैकग्राउंड है। आप देखें ना, एक बेंच के अगर 2 जजों का आप एनालिसिस करें तो हमेशा पॉलिटिकल केस होता है, वो उसमें वही बैठे होते हैं। आपको पता है, आप जाते हैं ना सुप्रीम कोर्ट जी, अब ऐसे भी चीजें हैं कि बेंच बनता है, लोगों को डिसीजन का पहले पता चल जाता है। अनफॉर्चुनेट है कि बेंच सामने आता है तो सब देखकर कह देते हैं कि ये उसको कर्टेल करने के लिए आप ये 3-2 का है, 4-1 का है, 4-1 का है। ये भी क्या वजह है, ये क्या क्यों परसेप्शन बना है कि 1-2 जज को आप कॉन्स्टेंटली एक बेंच में बिठाते हैं। और इसमें एक और बड़ी बात यह है कि सीनियर जज जो हैं, जस्टिस काजी फाइजा साहब प्यूनी जज हैं सबसे, और प्यूनी जज को जो है वो किसी भी सीरियस केस में वो उसको बेंच का ऐसा नहीं बनाया जाता। ये इस वजह से अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप देखें क्या हालात बन, ये आपकी और मेरी बात नहीं है। इसलिए हुए कि काजी फाइजा को बेंच का हिस्सा बनाया नहीं, उनकी भी पावर कर्टेल होगी ना, उन्होंने चीफ जस्टिस नहीं बनना है। ये किसी एक चीफ जस्टिस की पावर को कर्टेल नहीं कर रहे। ये तो अगर लॉ रहता है जो भी चीफ जस्टिस आएगा चलिए सबके लिए होगा। शुएब रज़ाक साहब की राय भी इस पर ले लूं। शुएब साहब, आपके ख्याल में ये कानून साजी हो सकती है या नहीं हो सकती? क्योंकि आइन का आर्टिकल 191 का भी मैंने जिक्र किया है, जिससे ये हमें तासुर मिलता है कि कानून जो है वो दस्तूर और कानून के ताबे खुद अदालत उज़्मा ने अपने लिए तरीक़ेकार और कवायद व ज़वाबित जो है वो बनाने हैं। आप क्या कहते हैं इस कानून साजी पे? देखिए, 2 बातें हैं। जदून साहब एक तो फैक्चुअल कहानियाँ सुना रहे हैं और ये बातें बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। ये आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो वो उसके अंदर आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। ये सिंपल कानून साजी के तहत आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस नहीं ला सकते। सो मोटो एक्शन जो है ना, वो 184(3) की पैदावार है। 184(3) कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। आप सो मोटो एक्शन के ऊपर अगर आप कोई चीज चेंज करना चाहते हैं तो यू नीड टू मेक ए चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। सिंपल आपने लॉ पास कर लिया तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक्सेप्टेबल नहीं है। जहां तक ताल्लुक है जी, रीजन क्या है? कल जो उन्होंने बात की है, कल जो 2 जज साहिबान ने बात की, उन्होंने कहा है डिस्कशन विद इन सुप्रीम कोर्ट चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, इसका प्रोसेस क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ही खुद सजेस्ट करेगी रूल्स एंड ऑर्डर्स के अंदर,
और फिर सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट बैठेगी, उसको एक्सेप्ट करेगी, फिर उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो तब ये चीज एक्सेप्टेबल होगी। ये कोई सिस्टम नहीं है कि आपने पार्लियामेंट के तहत अगर एक सिंपल मेजोरिटी के साथ कोई कानून पास कर लिया तो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जितने प्रोविजंस हैं 191, 189 शुएब साहब, और ये स्ट्राइक डाउन हो सकती है। नहीं, मैं जो कह रहा हूं कि आपने कानून साजी कर दी है, सिंपल कानून साजी के तहत आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते। ये जो जिन चीजों का आप जिक्र कर रहे हैं 184(3) सो मोटो एक्शन, ये जो चीजें हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं, ये सिंपल कानून के तहत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट देखें 189 क्या कहता है कि हर अदालत की ज्यूरिस्डिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन देता है या कानून देता है। आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चेंजेस लानी है तो उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। सिंपल कानून साजी के तहत आप कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं कर सकते। सो मोटो एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन की पैदावार है, किसी कानून की पैदावार नहीं है। तो आप ये कर भी ले तो इफेक्टिव नहीं होगा। दूसरा, ये टोटल मैंडेट सुप्रीम कोर्ट का है कि उसको, मैंने आपको बताया कि प्रोसेस क्या होगा। हाँ। सुप्रीम कोर्ट खुद सजेस्ट करेगी, ठीक है, फिर फुल कोर्ट सही है, आपने कह दिया कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है, उसके बाद प्रेसिडेंट को भेजेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही है, और उसके बाद फिर जो है वो इसमें तब्दीली हो सकती है। अच्छा, आलिया हमजा साहबा, ये बताइए कि अब इस पे जो एतराज़ है, मतलब ज़रूरत तो महसूस होती है कि जब जुडिशल एक्टिविज्म होती है, छोटी छोटी बात पे खुद नोटिस होते हैं, तो इस तरह की कानून साजी होनी चाहिए थी। फवाद चौधरी साहब खुद भी कह रहे थे अभी मेरे साथ कि इसकी ज़रूरत तो महसूस हो रही थी, लेकिन जिस अंदाज में ये हो रहा है, ये तरीक़ाकार और अंदाज ठीक नहीं है, और जितनी जल्दी में होगा इस पर बहस होनी चाहिए थी पार्लियामेंट में। और फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या अधूरी पार्लियामेंट जो है वो इस तरह की अहम कानून साजी कर सकती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू असद साहब। असद साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल करूंगी, क्या ये सो मोटो इस वक्त कोई इशू है? क्या ये जो सारी बहस हम ये जो इलेक्शन वाली कर रहे हैं और ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीजें चल रही हैं, क्या ये सिर्फ सो मोटो था? क्या ये जो लिया गया था, ये जो इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए, ये सिर्फ 184(3) के तहत लिया गया था? बिल्कुल नहीं। ये किसी को नहीं भूलना चाहिए कि 2 असेंबलियों के स्पीकर और उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के यहाँ पर जो थे प्रेसिडेंट, वो गए थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा था सो मोटो तो इसकी एक कड़ी थी। इसलिए मैं पहले बता दूं कि सो मोटो तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, क्योंकि अगर सो मोटो इशू होता तो आपको तो पता है कि ये जो हुकूमत, सिर्फ मैं एक सेकंड में बात करूं, नहीं, दोनों चीजें, उसके अलावा 3 और पिटिशंस भी थी, ठीक है, जो मैं बात करना चाहती हूं। अगर सोमोटो ही इश्यू होता तो पीडीएम की तो अपनी हुकूमत वजूद ही सोमोटो के तहत आई थी, और उसके बाद इलेक्शन की तारीख पर तो हाई कोर्ट पहले ही फैसला दे चुकी थी, और चंद दिन बाद ये केस वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में जाना था। असल में मसला यहाँ पर जो है ना, वो हदफ था इनका फुल बेंच या बेंच बनाने की पावर लेना। मैं सिर्फ इतना बता दूं, इस कानून साजी की जो अहमियत है ना, वो वही होगी जो फ्लैटीज होटल के वजीर आला की थी। और दूसरी चीज, यहाँ पर ये क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, जो हमें कल तक ये कहते थे खान की एक पेशी के वारंट पर हमें आइन, कानून, अदालत का एहतराम सिखाते थे, अब तो ये पूरी पीडीएम इस वक्त अदलिया पर ही हमला आवर हो गई, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, वो सिर्फ इनको ये कह रहे हैं टाइम पे इलेक्शन कराओ। मैं बिल्कुल मानती हूं जजेस की तकर्री हो, आज खुद नोटिस हो, उसका तरीकाकार हो, बेंच की तश्कील हो, वो बिल्कुल बहस तरह अमूर है, लेकिन क्या उनको करने का ये तरीका है जो ये किया जा रहा है? ये इस वक्त ये जो डमी पार्लियामेंट ये चला रहे हैं ना, ये साबित करें कि आइन इतनी मुकद्दस चीज नहीं है जितना बताया जा रहा है, या आज ये साबित करें कि आइन और कानून की हैसियत एक रद्दी की टोकरी जितनी है, या सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जिसको जब दिल चाहेगा कभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो ये कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके लिए इनको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और अगर ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ये सारा कुछ करना चाहते हैं तो वो भी क्वैश हो जाएगा। और आप ये देख रहे हैं कि आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ, उसके बाद एन तरावी, एन इशा के वक्त यहाँ पर वो जो सारे हमारे मौलाना फजलुर रहमान के तादी बैठे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, चोरों लुटेरों के लिए या ये जो इलेक्शन से भागी हुई हुकूमत है उसके लिए ये अमेंडमेंट करना इस वक्त बहुत सख्त जरूरत है, इसके अलावा और कोई काम नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा जो पार्लियामेंट में तकरीर की थी शहबाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की
जिसमें वो कहते हैं कि ये फैसला जो है ये 4-3 का था और तराजू का तवाजुन बरकरार रखना बड़ा ज़रूरी है। ये ज़रा सुन लीजिए कि तराजू के तवाजुन की और फिर वो कानून साजी की ज़रूरत पर आज सुबह वो बात कर रहे थे और शाम को पास हो गया। ज़रा सुनिए क्या कहा था शहबाज शरीफ साहब ने। अदालत उज़्मा के 2 ऑनरेबल जजेस का फैसला है। 4 जजेस ने हक में फैसला दिया है, 3 जजेस ने खिलाफ दिया। ये 3-2 नहीं है या 5-2 नहीं है। तराजू का तवाज़न ही इस वक्त जो जंगल का कानून है उसको बदलेगा। उसके लिए जनाब स्पीकर, कानून, आइन हमें, मेरे मुअज़्ज़ज़ मेंबर्स को इस बात की इजाज़त देता है कि हम कानून साजी करें। और कल के फैसले के बाद तो अगर हमने कानून साजी नहीं की तो मोरख हमें माफ़ नहीं करेगा। और माफ़ नहीं करेगा, इसके लिए आज सुबह उन्होंने तकरीर की, शाम को बिल जो है वो कौमी असेंबली के अंदर आ गया। जदून साहब, ये 4-3 वाला जो मामला है ये आज सेटल डाउन होने के, आप तो कोर्ट में मौजूद थे, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं वो इख्तिलाफी नोट है, और जमाल खान बंदूखेल साहब ने खुद कह दिया कि जी आपके बहस करने की बात नहीं है, हमारा अंदरूनी मामला है। वरना जमाल खान बंदूखेल साहब खुद कहते थे कि भाई मेरा फैसला है, मैंने तहरीर किया है और ये 4-3 का फैसला, डिबेट खत्म नहीं हो गई। नहीं, उन्होंने उस बेंच में मजीद बदमज़गी को ख़त्म करने के लिए कहा कि ये अंदरूनी में, अगर अंदरूनी मामला था तो आपने फिर उसको पब्लिश कर दिया, फिर प्रूफ फॉर रिपोर्टिंग कर दिया, फिर उसके अंदर खुद लिख दिया कि 4-3 है। अब जज खुद कह रहे हैं जी कि हमारी जजमेंट 4-3 की है और बी में मतलब कंट्रोवर्सी तो क्रिएट हो गई है ना। फिर चलें, चीफ जस्टिस ने कह दिया कि हमारा फैसला इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब उन्होंने एक डिफरेंट कह दिया। उन्होंने कहा अब ये कह रहे थे जी सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो गया है, आर्टिकल 6 लगाए इन पे। तो उसने कहा जी इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी, हमारा तो फैसला इम्प्लीमेंट हो गया, उसमें तो बाकी कोई नहीं रहा। अब तो न्यू काज ऑफ एक्शन है कि इन्होंने डेट किस तरह चेंज कर दी है। अब तो ये नई पिटिशन आ गई ना। उन्होंने कहा जी हमारा, आप उधर ही थे ना जी। उन्होंने कहा जी हमारी जजमेंट तो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। हमने कहा था डेट दे दिए। अब नया उन्होंने कहा है कि ये वाक्य जो है अब नया जो है कॉज ऑफ एक्शन है कि डेट उन्होंने चेंज की है, अक्टूबर जून की है। ये नई दरखास्त है, नया केस। हाँ, नया केस है और नया बेंच है। वो तो काम ही खत्म हो गया, उस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। अब उन्होंने तो यही कहा है, इस केस से ताल्लुक नहीं है। हालांकि ओरिजिनेट तो वहां से हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा जी बेंच भी नया बन गया है, काज ऑफ एक्शन भी नया, अगला तो काम हमने रैप अप कर दिया। अगला उन्होंने ये भी नहीं कहा कि कंटेम्प्ट, आपको पता है कि 1-2 कंटेम्प्ट पिटीशन भी फाइल हुई थी कि जी इलेक्शन कमीशन ने कंटेम्प्ट, पहले कितनी आपको पता है टीवी पे मीडिया पे शोर हो रहा था जी कंटेम्प्ट कर दिया जी इलेक्शन किसका। आप पोलिटिकल लीडर की स्टेटमेंट देखें ना कि जी 5 मेंबर पे कंटेम्प्ट लग गई है, आर्टिकल 6 लग गया इन पे। अब देखें चीफ जस्टिस ने कहा जी हमारा ऑर्डर इंप्लीमेंट हो चुका है, डेट उसने दे दी है। अब डेट को आगे पीछे किया है, ज्यादा आगे कर दिया है, ज्यादा पीछे कर दिया है। नहीं, वो पार्शियल इंप्लीमेंट हुआ ना। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर ने नहीं तारीख दी, या सिर्फ पंजाब देखिए प्रेसिडेंट ने दी थी इलेक्शन। उन्होंने कहा हमारा ऑर्डर उस दिन वाला इंप्लीमेंट हो, पार्शियली उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा जी हमारा ऑर्डर इंप्लीमेंट हो गया, ये न्यू कॉज ऑफ एक्शन अब इसमें। चलिए थोड़ा सा एक शोएब रज़ाक की बात को जरा सा आगे में सप्लीमेंट कर। जी कहिए। ये देखें इसका जितना भी ये कानून है ना, चाहे वो ठीक है या गलत है, इट इज़ स्टिल सब्जेक्ट टू द अभी कंसर्ट देगा प्रेसिडेंट नहीं देता है, उसके बाद नहीं, मगर वो कह रहे हैं कि 2/3 अक्सरियत चाहिए ना। नहीं, 2/3 से की बात तो ये ठीक है, तो 2/3 से कोई 2 राय नहीं है ना। कॉन्स्टिट्यूशन तो एक तो ये जो 6th क्लास का स्टूडेंट है उसको भी पता है कि आइन को तरमीम करने के लिए, आइन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी तो फिर वो नहीं हुआ। नहीं, इसमें आइन की क्या कौन सी तब्दीली हुई आइन की? कहाँ पे लिखा हुआ आइन में? सू मोटो का लफ्ज़ ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, नहीं चीफ जस्टिस का लफ्ज़ है। उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट, ये देखें ना जो 184(3) की लैंग्वेज है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस का लफ्ज़। लेकिन ये 191 का क्या बनेगा? इसके आर्टिकल 191 का क्या बनेगा जो कहता है कि जी ये देखें 189 खुद मुरतब करने। एक लॉ के तहत अगर सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होती है ना, तो पार्लियामेंट क्या वो सब खुद लेजिस्लेट नहीं कर सकती उसमें। अगर आप रूल बना सकते हैं तो पार्लियामेंट रूल की जगह एक्ट नहीं बना सकती। पार्लियामेंट की पावर को कर्टेल नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी है, इसके अंदर बेशुमार जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, एक कॉमे का इजाफा नहीं कर सकती, रीराइट नहीं कर सकती, कोई ऐसी जजमेंट नहीं दे सकती, सिर्फ इंटरप्रेट करती है। इस लॉ को भी वो इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो लॉ है ये ठीक है या नहीं है। इस लॉ के अंदर कर सकते हैं या इंटरप्रेट कर सकते हैं। नहीं, अगर वो जो कहते हैं कि जुडिशियल की पावर को कर्टेल किया गया है, कोई जुडिशियल इसमें कोई पावर किसी की, सुप्रीम कोर्ट देखे ना 5 जज कहते हैं जी अब सीनियर जज ही नहीं है उसमें शामिल, ये 2 जज ऐसे हैं जो हमेशा एक बेंच का हिस्सा रहे हैं। वो क्या वजह है? स्ट्रक्चर होनी चाहिए ना। अगर ये चीज़ स्ट्रक्चर होती आज फुल कोर्ट बन जाता है, या पिछले बेंच में ये फुल कोर्ट बन जाता है, इसकी क्या जरूरत पेश आती है? देखे ना, एक बंदा जो भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, अपनी डिस्क्रिप्शन जो बंदा यूज करता है उसको स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन यूज करनी चाहिए। उसको कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्ट और कीपिंग इन द मेरिट ऑफ द केस डिस्क्रिप्शन यूज करनी चाहिए। अब ये कानून, ये आइन किसी को याद नहीं देता कि आप फर्द वाहिद जो है वो अपनी विल इम्पोज करे।
ठीक है, ठीक है। इसकी रोशनी में अब इसमें मैं अगेन बताता हूँ, इसमें आइन की तरमीम कोई भी पार्लियामेंट 2/3 मेजॉरिटी के बगैर नहीं कर सकती, लेकिन ये जो मसवदा है इसका अभी मसवदा है, पास नहीं हुआ है, इसके अंदर ये आइन में तरमीम नहीं है, ये प्रोसीजर है। चले आइन में तरमीम है यानी ये शोएब रज़ाक साहब ने चूंकि आर्गूमेंट दिया था, प्रोसीजर है, वो ये प्रोसीजर आप कह रहे हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि मैं बैरिस्टर शोएब रज़ाक साहब के पास और आलिया हमजा साहबा के पास जाऊं, आज की जो समाअत सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी बेंच ने की है उसके चीदा निकात मैं आपके सामने रख देता हूं। जो जजेस के रिमार्क्स आए हैं वो जरा देख लीजिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने आज की हेयरिंग में कहा है कि सादा सा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता है या नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन का ऐसा इख्तियार हुआ तो बात खत्म हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इंतखाबात कराने के लिए मुझ समेत दीगर अफराद की तनख्वाहों पर कट लगा दिया जाए तो इंतखाबात जैसा अहम टास्क पूरा किया जा सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब ने कहा कि 1 मार्च का फैसला कितने अरकान का है, यह हमारा अंदरूनी मामला है। यह बताएं कि क्या 90 रोज में इंतखाबात कराना आईनी तकाजा नहीं है? क्या इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख मंसूख कर सकता है? इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मामला क्लियर करने पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का मैं मशकूर हूं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब ने कहा कि अब 90 दिन भी गुजर गए, आइन की हमारे मुल्क में कोई परवाह नहीं करता। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने एक सवाल किया कि अदालती फैसले पर अमल हो चुका, सदर मुमलिकत की तारीख पर इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया। सवाल यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि सदर मुमलिकत की तारीख को तब्दील कर दे? अटॉर्नी जनरल ने एक दलील दी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन 2008 में मोहतरमा की शहादत पर भी आज खुद तारीख आगे बढ़ा चुका है, जिसे किसी ने चैलेंज नहीं किया था। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि अगर इंतखाबात मुमकिन नहीं थे तो इलेक्शन कमीशन को अदालत से रजू करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन आज खुद ऐसा हुक्म जारी नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन 6 माह इलेक्शन आगे कर सकता है तो 2 साल भी कर सकेगा। बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा कि अगर नफरी की कमी को बुनियाद बनाकर इलेक्शन मुलतवी हुए तो यह बहाना हमेशा मौजूद रहेगा। जस्टिस एजाजुल हसन साहब के रिमार्क्स थे कि 10 अरब लैपटॉप स्कीम के लिए खर्च हो सकते हैं तो इलेक्शन के लिए क्यों नहीं हो सकते। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी कहा कि फरवरी में हुकूमत ने 500 अरब का टैक्स इकट्ठा किया है, क्या इसका 5% भी इलेक्शन के लिए मुख्तस नहीं किया जा सकता? जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि जो मसाइल आज हैं वो 8 अक्टूबर को नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी है? तो ये आज की जो समाअत है उसका करक्स है और बुनियादी बहस ये है कि क्या जो तरमीम है इलेक्शन कमीशन है क्या वो तारीख को तब्दील कर सकता है या नहीं। बैरिस्टर शोएब रज़ाक साहब, एक तो जवाब दे दीजिएगा जदून साहब की बात का। वो कहते हैं कि ये प्रोसीजर है, ये आईनी तरमीम नहीं है, जो कि आप कह रहे थे। देखिए भाई, जदून साहब को मैं रिक्वेस्ट ये करता हूं कि सो मोटो एक्शन जो है ना वो 184(3) की पैदावार है, वो किसी कानून की पैदावार नहीं है। सो मोटो एक्शन सिर्फ मैंडेट सुप्रीम कोर्ट का है, ये भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। सिर्फ चीफ जस्टिस सो मोटो एक्शन ले सकते हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। और वो 184(3) के तहत है, किसी कानून के तहत सो मोटो एक्शन आप नहीं ले सकते, ना हाई कोर्ट के पास है। तो अगर आइन की एक प्रोविजन उस चीज की पैदावार है तो आप अगर उसको चेंज करना चाहते हैं तो आपने आइन में तब्दीली करनी है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह कहा कि रूल्स एंड ऑर्डर्स सुप्रीम कोर्ट के, उनको चेंज करना सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है। एक तो ये बात होगी। बाकी जहां तक ताल्लुक है आज की हेयरिंग का, मेरी अपनी एक जाती ऑब्जेक्शन ये भी है कि आपने इलेक्शन कमीशन का अगर फैसला आपके खिलाफ आया है, आप उससे एग्री नहीं कर रहे, तो उसके बाद तो नेक्स्ट स्टेज ऑफ हेयरिंग जो है वो हाई कोर्ट है। आप सुप्रीम कोर्ट में किस तरह चलेंगे? तो देखें ना, सुप्रीम कोर्ट भी कानून के तहत फैसले नहीं कर रही, दे आर ट्राइंग टू सेटल द मैटर, मीडिएटर बने हुए हैं। नो वन इज आस्किंग यू टू बिकम ए मीडिएटर, आपने कानून के तहत फैसले करने हैं ना। कल भी सवाल की जजमेंट जबरदस्त साहब ने आज भी उठाया कि आप हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए। जी नहीं, तो ये रेलेवेंट बात है ना असदुल्ला खान साहब, ये रेलेवेंट बात है कि आपने देखें, आप सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे मामलात को अपने पास लेके ना सबॉर्डिनेट जो अदालतें हैं उनको अंडरमाइन कर रहे हैं। प्रोसीजर को देखें ना, हर अदालत का जुरिस्डिक्शन जो है वो आइन में मुतय्यन है या कानून में मुतय्यन है। इलेक्शन कमीशन के से बात आप एग्री नहीं करते, आप उसको उनके ऑर्डर से एग्रीव्ड हैं, तो नेक्स्ट फोरम इज हाई कोर्ट।
आप उसके बाद जाएं। ये जो बात कर रहे हैं ना जदून साहब के सो मोटो एक्शन, हम सारे इससे एग्री कर रहे हैं। देखे ना, अदालत ने भी ये बात की, अदालत भी यही बात कर रही है, जो डिसेंटिंग नोट है ये 4-3 नहीं है, 5-2 है जी, ठीक है, 3-2 है, ये डिसेंटिंग नोट है भाई। ऑर्डर पहले वाला इंटैक्ट है। वो सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रही है कि ऑर्डर इन फील्ड है, वो उसकी कंप्लायंस हो गई है। आप उसकी तारीख से एग्री नहीं करते कि इलेक्शन कमीशन को कौन सी तारीख देनी चाहिए थी, आप नेक्स्ट फोरम देके हाई कोर्ट में जाएं। हो ये क्या रहा है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम आगे पीछे कहानियां बयान कर रहे हैं, आगे पीछे मीडिएशन कर रहे हैं। आप कानून के तहत फैसला करें, हर चीज का कानून मौजूद है, आइन मौजूद है, आप उसके मुताबिक फैसला करें तो आपको मसाइल कम होंगे, वरना ये एक और पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। आज की जो इन्होंने इतनी जल्दी कर दी है, लेजिस्लेशन कर दी है, मेरा नहीं ख्याल इट हैज द पोटेंशियल, हाँ, इसका पोटेंशियल नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट कर सके, इसका पोटेंशियल नहीं है कि 184(3) को रेगुलेट कर सके। 184(3) के तहत सो मोटो एक्शन लेते हैं और वो दैट मैंडेट लाइज विद द सुप्रीम कोर्ट, सही है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस कानून साजी के खिलाफ भी आज खुद नोटिस बनता है या कि इसमें दरखास्त जाएगी कि ये गैर कानूनी तौर पर कानून साजी? अभी तो बना ही नहीं है क्या? उसमें जुडिशियल रिव्यू, उसमें जुडिशियल रिव्यू, उसमें जुडिशियल रिव्यू असदुल्ला खान साहब हाई कोर्ट में भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। जी आलिया हमजा साहबा, असदुल्ला साहब, बड़ी आसान सी बातें हैं, पता नहीं हम किस लंबी डिबेट में पड़ गए हैं। यहाँ पर जो सोमोटो का है, सीधी साफ सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है सोमोटो लेने की, वो वही वाली बात है आर्टिकल 184(3) के तहत है, और उसमें अगर अमेंडमेंट करनी है तो आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, जो आपके पास नहीं है। दूसरी बात, अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं तो बेसिकली आप वायलेशन करें 238, 239 के आर्टिकल की। और इसके अलावा जो रिस्ट्रिक्शन ऑफ द कोर्ट है वो आर्टिकल 175 के अंडर है, और उसमें वो जो डेफिनेशन आती है वो सारी की सारी 184 से 188 के दरमियान वो सारा कुछ उसके प्रोसेस को डिफाइन कर रहा होता है कि क्या प्रोसेस के अंदर चेंज करनी है और क्या नहीं चेंज करनी है। ये बातें कर लें, ये रात के अंधेरे के अंदर एक्ट लेकर आ जाए, उस एक्ट में भी कभी वो सदर के पास पड़ा रहेगा और कभी उसने उड़ जाना है, जो बिल्कुल इसी तरह से बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। ये बेसिकली वही वाली बात है जो 93 के अंदर वो जो सजाद हसन शाह उनको कबूल नहीं थे, जो बाद में चीफ जस्टिस बन गए थे, तो पूरी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हो गया था। या यहाँ पर जस्टिस अरशद मलिक का वो जो आपको याद है ऑडियो वीडियो ले लें, या रिश्वत देना ले लें, या यहाँ पर जो जस्टिस एक और वो थे जो शमीम साहब थे जिनका जाली एफिडेविट था, या ब्रीफ केस बांटना था। ये दोबारा से जो PMLN है वो अपनी हिस्ट्री को रिपीट कर रही है। एक सवाल है बातें जो आपने आलिया साहबा, और ये सवाल मेरा नहीं है, जदून साहब आपसे कोई सवाल करना चाह रहे हैं, इनका सवाल। लेकिन फिर मुझे जवाब देने दीजिएगा, आप फिर किसी और के पास चले जाइएगा। मुझे कानूनी सवाल है आपसे, इसलिए कि पहले भी आप मेरे पास आते कहीं और कहते। जी प्लीज बताएं। नहीं, मैं मेरे से पूछिए, मैं इनसे सवाल करूँ, आपसे नहीं कर रहा हूँ। देखें जो 184(3) में लिखा हुआ वो लिखा है सुप्रीम कोर्ट, मुझे जवाब देना है। वहाँ पे चीफ जस्टिस नहीं लिखा हुआ, ना ही जज लिखा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि एक जज है 2 जज। कोई भी पावर सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन में कर्टेल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, लेकिन लफ्ज़ सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे किसी जज का, किसी चीफ जस्टिस का जिक्र नहीं है। समझे ना? जो 184(3) की करवाई है कौन करेगा? वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। जजमेंट के बाद ये रेगुलेशन मेक्स। देखिए मेरी एक बात सुने, नहीं मैं जदून साहब आप जो बात करें, मुझे सवाल आपने किया, जवाब ले लें आलिया साहब। अगला बहुत सादा सी बात आप बात सादा सुन लें, पहले इस बात का जवाब ले लेना। सर प्लीज मुझे तो जवाब दे लेने दें। जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, बातों को ट्विस्ट कर लें, बातों को जहां मर्जी, सिर्फ एक सेकंड, बातों को ट्विस्ट कर लें, बातों को जहां मर्जी हम लेकर चले जाएं। जदून साहब के लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि शायद हम भी यही चाहते हो कि जो सोमोटो लिए गए थे पहले, ऐसे सोमोटो दोबारा नहीं होने चाहिए। शायद हम इस पे भी कन्विंस हो कि जो बेंच की फॉर्मेशन है वो भी किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत होनी चाहिए। लेकिन बात सारी ये है कि इतनी इमरजेंसी इस वक्त क्या आ गई है कि ज्वाइंट सेशन आपने बुलाया है अफ्तारी के बाद, आपने इशा और तरावी के वक्त यहाँ पर आप जो जिस तरह की
लेजिस्लेशन करें, वो तो आप अदलिया के ऊपर एज इट इज अटैक कर रहे हैं। कभी आपकी जो मरियम सफदर है वो जलसों के अंदर उन्हीं जो जजेस हैं उनकी तस्वीरें दिखाती है, फिर मुल्क का वजीर आजम पार्लियामेंट में खड़े होकर अदलिया के ऊपर हमला कर रहा होता है। और उसके बाद जिस तरह की ये बात की जा रही है, मेरे ख्याल में इदारों के दरमियान बैठकर भी ये बातें हो सकती हैं। कल आपने बुला लिया लॉ एंड ऑर्डर की कमेटी का इजलास, फिर ये पार्लियामेंट जो खुद से इनकम्प्लीट है, उस पार्लियामेंट में आज आप करारदाद रात के अंधेरे में ये पेश करें कि जी सारे इलेक्शन इकट्ठे होंगे। मुझे ये बता दे कौन सा आइन और कानून इस वक्त इस मुल्क में देखा जा रहा है। दूसरी बात, प्लीज मुझे 1 मिनट कंप्लीट कर लेने दीजिएगा। हमारे वजीर आजम जो है ना, वो इस ऑर्डर पे उतने ही ला इल्म थे जितने वो अवाम से ला इल्म थे। यानी जो वो 4-3 का कह रहे थे और बाद में जस्टिस जमाल ने उसी को क्लियर कर दिया था। और उनके लिए मैं सिर्फ एक इतनी सी बात बता दूं, यहां पर अपनी मर्जी की करारदादें ले आए, या अपनी मर्जी के आर्टिकल में आप चेंजेस कर लें, या अपनी मर्जी से आप पार्लियामेंट बैठना था ना पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट आप छोड़ के भाग गए तो यही होना सारे मसले। जी जदून साहब, चले जदून साहब की बात सुन लें जी। एक सेकंड नहीं आलिया साहब, आप हो गई ना, बात हो गई है, वक्त कम रह गया मेरे पास। आपको फिर भी भागने नहीं देगी कि अगर ये जो बातें सारी कर रही है ना, मैं इनको पॉलिटिकल नहीं, लेकिन ये पार्लियामेंट की बातें, ये पॉलिटिकल देखें, ये एमएनए है, तो आपने जिस तरह कहा है एक्स-एमएनए है या पता नहीं एमएनए, आई डोंट नो, इसका भी पता नहीं है कोई, लेकिन इनको पार्लियामेंट में होना चाहिए था। इनकी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट ने बाहर इनको कहा है कि कोई भी लॉ पास होता है तो आप उस वक्त कहाँ होते हैं। अब उनको इनको अगर पार्लियामेंट में होते हैं ना, आज इस लॉ पे ये डिबेट करते, कहते हैं हम क्विक रेजिस्ट्रेशन को नहीं मानते। ठीक है, अब इनका जो काम है ना वो पार्लियामेंट के अंदर है, जिस तरह हमारा एज ए वकील कोर्ट के अंदर काम है, हम पार्लियामेंट में जाके तो डिबेट नहीं कर सकते। तो इनका काम था पार्लियामेंट में जाते इस बिल को रोकते, कहते जी ये बिल इतनी उजलत में पास कर रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी को भेजिए, हम इस पे बहस करना चाहते हैं। वो फिर भी रुकना, ये फिर भी नहीं था, नहीं रुके ना, हो जाना था, रुके ना, पास हो जाना था, आवाज उठानी है ना, अब जरा आसानी से हो गया, फिर शोर शराबे में पास हो जाना था। बस बाहर चले, जिस सोमोटो पर ये असदुल्ला साहब सिर्फ ये सवाल इनसे ये कर दें, नहीं आईनी तरमीम चाहिए। अब उसमें इसमें मैं एक लफ्ज़ ऐड करूंगा। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। तमाम मेहमानों का शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।